हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी आपके एग्जाम की दृष्टि से। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास से आपको काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले। जो आज की क्लास में हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं, हम आपको उनकी व्याख्या भी कराने वाले, जो और भी महत्वपूर्ण यहाँ पर होने वाली है। क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए कम समय में ज़्यादा क्वेश्चनों का रिवाइज करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, कम, सामान्य, अधिक या अत्यधिक। टीजीटी परीक्षा 2011 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको बताना है कि हिपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा दी जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, हिपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा कम दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हिपेटिक कोमा के कारण व्यक्ति में गंभीर चेतना का स्तर बिगड़ जाता है, सुस्ती से उदासीपन और अंत में कोमा तक पहुंच जाता है। अतः कम प्रोटीन वाले आहार देकर व्यक्ति के आंतों में अमोनिया उत्पादन को कम किया जाता है। इस तरह हिपेटिक कोमा को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो हिपेटिक कोमा में प्रोटीन की मात्रा कम दी जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो इस महत्वपूर्ण व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। टीजीटी परीक्षा 2010 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलिए, क्योंकि कई बार यहाँ से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पर सामान्यतः शरीर का तापक्रम होता है। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। सामान्यतः मानव शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इससे ऊपर का तापमान का मतलब है व्यक्ति को बुखार है। बुखार होने से सिर दर्द, शरीर का उच्च तापमान, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, चेहरे में सूजन, कभी कभी ठंड लगना आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। अतः बुखार उतारने के लिए दवा लेनी चाहिए। तो इसे भी आप महत्वपूर्ण यहाँ पर व्याख्या लगाते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, शरीर में लगभग मांसपेशियां होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, 50 से 100, 200 से 300, 100 से 200 या 500 से 600। आपको यहाँ पर बताना है कि शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियां होती है। पीजीटी परीक्षा 2003 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 500 से 600 यहाँ पर लगभग मांसपेशियां होती है शरीर में। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, प्राणिज भोज्य पदार्थों और वानस्पतिक भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, वसा, खनिज लवण, प्रोटीन या विटामिन। टीजीटी परीक्षा 2004 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ऐसा है जो प्राणिज और वानस्पतिक पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, प्रोटीन। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। प्रोटीन हमें 2 क्षेत्रों से प्राप्त होता है, प्राणी जगत और वानस्पतिक जगत। प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ इन 2 वर्गों में विभाजित है। यहाँ पर प्राणिज भोज्य पदार्थ और वानस्पतिक भोज्य पदार्थ यहाँ पर दिए गए। तो प्राणिज भोज्य पदार्थों के अंतर्गत सभी प्रकार के मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध तथा दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ जैसे दही, मक्खन, पनीर, खोया आदि आते हैं। वही वानस्पतिक भोज्य पदार्थों के अंतर्गत गेहूं के अंकुर, दालें जिसमें चना, मसूर, मटर, सूखी सेम, सोयाबीन, मेवे, गिरी वाले फल एवं तिलहन आदि आते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन हमें दोनों ही क्षेत्रों से प्राप्त होता है, प्राणिज और वानस्पतिक। ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए, क्योंकि यहाँ से भी कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, गर्भवती महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 200, 500, 350 या 400। पीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर गर्भवती महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी की मात्रा की आवश्यकता होती है। तो कितनी आवश्यकता होती है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 350 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, आयोडीन की कमी का साधारण लक्षण है। यहाँ पर लक्षण पूछा गया है आपसे, आपको बताना है कि आयोडीन की कमी का साधारण लक्षण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, जिगर का बढ़ना, कॉर्निया का फैल जाना, गले का फूलना या ठोड़ी का बढ़ना। टीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो आयोडीन की कमी का साधारण लक्षण है गले का फूलना। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मनुष्य में थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, जिसमें थायरोक्सिन नामक हार्मोन पाया जाता
है। शरीर में आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन नहीं करती है, जिसके परिणाम स्वरूप थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। इसे घेंगा रोग या ग्वाइटर कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मनुष्य में थायराइड ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे भी आप इंपोर्टेंट लगाते हुए चलिए। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। और शरीर में किसकी कमी के कारण थायराइड या ग्वाइटर या घेंगा रोग हो जाता है, तो आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। और यहाँ पर आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि पर्याप्त मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावन नहीं कर पाती है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है, तो ये भी आप इंपोर्टेंट लगाते हुए चलिए। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिए और इन सभी को आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, पोषण या आहार विज्ञान के जनक है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए लेवाइजर, अतवाटर, वोइट या पेंटेकोफर। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूपी टीजीटी यहाँ पर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते हुए चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि पोषण या आहार विज्ञान के जनक है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा लेवाइजर, ये पोषण या आहार विज्ञान के जनक है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। पोषण विज्ञान के जनक एंटोनी लेवाइजर 1770 से 1794 माना जाता है। पोषण या आहार वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचयी क्रिया जिसके अंतर्गत उत्पादों में खाद्य संश्लेषण या स्वांगीकरण और विषम पोषी जंतुओं में भोज्य अवयव के अंत ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों का नवीनीकरण और जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। सामूहिक रूप से पोषण कहलाती है। पोषण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाता है, जिसमें पहला बिंदु यहाँ पर दिया गया पोषक तत्वों का सेवन, दूसरा यहाँ पर दिया गया पोषक तत्वों का प्रत्येक दिन के आहार में उचित में रहना, वही तीसरा दिया गया पोषक तत्वों की कमी से शरीर में विकृति चिन्हों का दिखाई पड़ना। तो इस व्याख्या को आप ध्यान से देखते हुए यहाँ पर चलिए, जो हमारा क्वेश्चन का आंसर है वह है यहाँ पर एंटोनी लेवाइजर। तो इसे भी आप यहाँ पर नोट करते चलिएगा, क्योंकि कहीं से भी एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे सामाजिक कार्य, शारीरिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य या उपरोक्त सभी। जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि भोजन शरीर में निम्न में से कौन सा कार्य करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सामाजिक कार्य भी करते हैं, दूसरा ऑप्शन शारीरिक कार्य भी करते हैं और मनोवैज्ञानिक कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर अभिकथन और कारण यहाँ पर दिए गए, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन ए, एंटीऑक्सीडेंट्स के उत्तम साधन वाले खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है। वही कारण आ रही इसका यहाँ पर देगा, एंटीऑक्सीडेंट्स रक्त प्रणाली में बहने वाले फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी कर देते हैं। यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए ए और आर दोनों सही है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देगा ए और आर दोनों गलत है, तीसरा ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, चौथा ऑप्शन ए गलत है और आर यहाँ पर सही है। यूजीसी नेट एग्जाम 2015 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, किण्वन से क्या बढ़ता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे पाचनशीलता, कुल प्रोटीन, कैल्शियम या विटामिन। आपको यहाँ पर बताना है कि किण्वन से क्या बढ़ता है। टीजीटी परीक्षा 2011 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो किण्वन से पाचनशीलता बढ़ती है, यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। किण्वन एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों का सूक्ष्म सजीवों द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरल कार्बनिक यौगिकों में विघटन हो जाता है। किण्वन से पाचनशीलता बढ़ती है। खमीरीकरण द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादक का कार्य करती है। खमीर मिलाकर ही अधिकतर डबल रोटी, नान रोटी, विशेष पिज्जा बेस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन जाता है, तो इससे क्या बढ़ता है, पाचनशीलता बढ़ जाती है। तो इसे भी आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लगाते चले, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, तंतुओं की आपस में जुड़ने की विशेषता कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे विशिष्ट गुरुत्व, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देगा परस्पर सटने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन सामान्य और चौथा ऑप्शन घनत्व। जीआईसी यहाँ पर एग्जाम 2021 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। आपको बताने कि तंतुओं की आपस में जुड़ने की विशेषता कहलाती है।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, परस्पर सटने की क्षमता कहलाती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। तंतुओं की आपस में जुड़ने की विशेषता परस्पर सटने की क्षमता कहलाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। बंधन क्षमता या आपस में सटने की क्षमता रेशों को आपस में सटने का विलक्षण एवं अद्भुत गुण ही बंधन क्षमता कहलाती है। कपास के तंतु जबकि लंबाई में काफी छोटे छोटे हैं, इनमें से कुछ रेशों की लंबाई भी अधिक इंच से भी कम रहती है, आधी इंच से भी कम रहती है यहाँ पर। साथ ही उनमें लचीलापन, प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता जैसे गुण का भी अभाव रहता है, परंतु इनके रेशे में आपस में सटने का विलक्षण गुण विद्यमान रहता है। तो यहाँ से इस महत्वपूर्ण व्याख्या को भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, WHO में ये प्रमुख संगठन शामिल है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सचिवालय, विश्व स्वास्थ्य सभा, कार्यकारी बोर्ड या उपरोक्त सभी। RPSC स्कूल लेक्चरर 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर बताना है कि WHO में ये प्रमुख संगठन शामिल है, तो कौन कौन से संगठन शामिल है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO की स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO का संचालन निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसमें स्वास्थ्य या विश्व स्वास्थ्य सभा, सचिवालय और कार्यकारी बोर्ड शामिल है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। ये क्वेश्चन यहाँ पर कई बार पूछा जा चुका है कि यहाँ पर इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर इसे भी आप नोट करते चलिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 13, कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए समस्त गृह कार्यों का ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान, बच्चों को रोगों की जानकारी का ज्ञान या पाक कला का ज्ञान। TGT 2006 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि कुशल गृहिणी के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, समस्त गृह कार्यों का ज्ञान होना कुशल गृहिणी के लिए जरूरी है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे योजनाबद्ध होकर कार्य करना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर देगा परिवार के सदस्यों का व्यवहार। तीसरा ऑप्शन परिवार की आय। चौथा ऑप्शन परिवार के सदस्यों का सहयोग। TGT परीक्षा 2006 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कार्य व्यवस्था को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है योजनाबद्ध होकर कार्य करना। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे मितव्ययिता, सुंदरता, सूझबूझ या नम्रता। TGT परीक्षा 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में क्या होना जरूरी है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो परिवार कल्याण के लिए गृहिणी में होना जरूरी है सूझबूझ। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष में लागू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 1953, 1956, 1954 या 1955। RPSC स्कूल लेक्चरर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष में लागू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 1953 में लागू की गई थी। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ग्रामीण विकास की लगभग सभी गतिविधियों को शामिल किया गया, जिन्हें लोगों की भागीदारी के साथ ग्राम पंचायतों की सहायता से लागू किया जाना था। वर्ष 1953 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सहयोग के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा की भी शुरुआत की गई। तो इसकी शुरुआत कब की गई, 1953 में की गई। ये भी आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, आंखों का रंग, चेहरे की विशेषताएं आदि आमतौर पर किस चीज से प्रभावित होती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए परिपक्वता, वंशानुक्रम, विकास या वातावरण। RPSC स्कूल लेक्चरर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। तो यहाँ पर आंखों का रंग, चेहरे की विशेषताएं आदि आमतौर पर ये प्रभावित होती है यहाँ पर वंशानुक्रम से। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18,
डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो कि खालिस्तान कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित कर सकती है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे फेफड़ों, नयन, हृदय या गुर्दा। टीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जो कि गुर्दा कुछ सामान्य कार्यों को प्रतिस्थापित करता है। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, जायगोट किसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें अंडाणु, शुक्राणु, नया कोश या क्रोमोसोम्स। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि जायगोट किसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जायगोट नया कोश को कहते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं खालिस्तान बनाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं कार्पस लुटियम, एंडोमेट्रियम, पुटिकाएं या थीका एक्सटर्ना। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं यहाँ पर कार्पस लुटियम बनाती है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। अंडोत्सर्जन के बाद बचे हुए ग्रेनुलोसा और थीका इंटरना कोशिकाएं कार्पस लुटियम बनाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कार्पस लुटियम एक ग्रंथीय पीला काय है जो डिंब के निकलने के बाद विखंडित ग्राफी पुटक के विकसित होता है। कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन जारी रखेगा जब तक कि भ्रूण गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए पर्याप्त स्तर का उत्पादन नहीं कर लेता, जो आमतौर पर 10 से 12 सप्ताह के बीच होता है। तो ये कब से कब तक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चले। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह यहाँ पर कार्पस लुटियम। ये भी आप इंपॉर्टेंट व्याख्या लगाते चले, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। और फ्रेंड्स, जो हम आपको यहाँ पर ये व्याख्या सही जो हम आपको क्वेश्चन कराते चले, वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चले। ज़्यादातर एग्जामिनर क्या करते हैं, जो यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन है ज़्यादातर उन्हें यहाँ पर उठाते हैं। आपको 5 से 7 क्वेश्चन ही आपको बाहर से नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर 70+ क्वेश्चन आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप जितना भी हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को यहाँ पर इनका प्रैक्टिस सेट लगाते चलिए और हमारी क्लासेस को देखते चले, क्योंकि हम आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन कराते हैं वे हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर करा रहे हैं। तो जितना भी हो सके आप हमारी क्लासेस का ज़्यादा फ़ायदा उठाते हुए चलिए और भी बच्चों को क्लास शेयर करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रेन्युलोसाइट है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको देंगे, नहीं ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि ग्रेन्युलोसाइट है। पीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स, यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उक्त सभी। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। उपरोक्त सभी ग्रेन्युलोसाइट है। ग्रेन्युलोसाइट विशेष रूप से न्यूट्रोफिल शरीर के जीवाणु यहाँ पर संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। गंभीर संक्रमण होने पर शरीर में ग्रेन्युलोसाइट की संख्या आमतौर पर बढ़ जाती है। जिन लोगों में ग्रेन्युलोसाइट की संख्या कम होती है उनमें खराब संक्रमण होने की संभावना अधिक रहती है। तो उस व्याख्या को आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए और उसे ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, टाइफाइड रोग का कारण है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए प्लाज्मोडियम, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिए गए साल्मोनेला टाइफी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दिए गए स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पीजीटी परीक्षा 2013 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बताना है कि टाइफाइड रोग का कारण है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, साल्मोनेला टाइफी। ये टाइफाइड रोग का कारण है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, न्यूक्ली से रहित जंतु को यहाँ पर कोषाणुओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। पीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। न्यूक्ली से रहित जंतु कोषाणुओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, क्रोमोसोम का अभाव रहता है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आज देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। न्यूक्ली से रहित जंतु कोषाणुओं में क्रोमोसोम का अभाव रहता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इंसान की हर एक कोशिका में सामान्य रूप से कुल 46 यानी कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कार्ल विल्हेम वॉन नेगेली ने 1842 में सब सेलुलर संरचनाओं की खोज की थी, जो
बाद में क्रोमोसोम के नाम से प्रसिद्ध हुई। गुणसूत्र के कुल 23 जोड़ों में 22 जोड़ों को ऑटोसोम कहते हैं। 23 जोड़ों को लिंग यानी कि 23 जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये आनुवांशिक गुणों का संवहन तथा लिंग का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कई यहाँ से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो किसके द्वारा ये कब किया गया था, इसकी ये भी आप यहाँ पर नोट करते चले। तो कार्ल विल्हेम वॉन नेगेली ने 1842 में सब सेलुलर संरचनाओं की खोज की थी, जो बाद में क्रोमोसोम के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये भी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। गुणसूत्र के कुल 23 जोड़े होते हैं, जिसमें यहाँ पर 22 जोड़ों को ऑटोसोम कहते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जो 23वां गुणसूत्र है वही लिंग का निर्धारण करता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन से यहाँ पर आपके 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से पूछे जा चुके हैं, तो इसे आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे उसे आप साथ साथ नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए फिबुला, फीमर, टिबिया, इनमें से कोई नहीं। पीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। आपको यहाँ पर बताना है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर फीमर शरीर की सबसे लंबी अस्थि है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25, चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए जोनास साल्क, लुई पोस्चर, एडवर्ड जेनर या रॉबर्ट कोच। पीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चेचक का टीका निम्न में से एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। एडवर्ड जेनर 1796 ईस्वी में एक अंग्रेज चिकित्सक ने चेचक के टीका का आविष्कार किया था। जेनर को यहाँ पर इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। चेचक का टीका विश्व का पहला टीका है। टीका और टीकाकरण शब्द वेरियोला वैक्सीन यानी गाय का चेचक से लिया गया है। यह शब्द जेनर द्वारा चेचक का निरूपित करने के लिए तैयार किया गया था। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहीं पूछे गए, जिसमें यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन ये पूछा गया था, ये एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। और कब किया गया था, 1796 में। और ये विश्व का पहला यहाँ पर टीका है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व का पहला टीका कौन सा है, तो चेचक का टीका विश्व का पहला टीका है। यहाँ पर इम्यूनोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जेनर को यहाँ पर इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। ये भी आप यहाँ पर नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 26, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देंगे 12, 14, 10 या 11। पीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के जोड़े होते हैं 12। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 27, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देंगे, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। पीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन होता है एलिथ्रीन। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। एलिथ्रीन कीटनाशकों में प्रयुक्त संबंधित सिंथेटिक यौगिकों का एक समूह है। उन्हें पहली बार 1949 में मिल्टन एस सेचटर द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में संश्लेषित किया गया था। एलिथ्रीन पहला पायरेथ्रॉइड था, जो ये आमतौर पर बाहरी मच्छर नियंत्रण के लिए अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे में प्रयोग किए जाते हैं। कई घरेलू कीटनाशकों में RAID साथ ही मच्छर काइल्स में भी उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप नोट करते ही चलिए, क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इंपॉर्टेंट व्याख्या को लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स, हमारी अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को, ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा हो सके। और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 28, बिस्तर घाव से क्या कारण है, यानी कि बिस्तर घाव के क्या कारण है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए रगड़, गीलापन, दबाव या इनमें से सभी। पीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि बिस्तर घाव के क्या कारण है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रगड़, गीलापन और दबाव, ये सभी इसके कारण है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और पेशियों को अस्थियों से जोड़ती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें कंडरा, प्रावरणी, कंकाल या इनमें से सभी। पीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि पेशियों को अस्थियों से जोड़ती है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा।
ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा टेंडन। ये यहाँ पर पेशे को अस्थियों से जोड़ती है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। कंडरा पेशियों को अस्थियों से जोड़ती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कंडरा एक रेशेदार संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने के लिए उत्तरदायी है। कंडरा यांत्रिक बल को मांसपेशियों से हड्डी तक पहुंचाती है और इस प्रकार विभिन्न शारीरिक क्रियाओं जैसे गति और समर्थन का यहाँ पर सक्षम करती है। दूसरी ओर स्नायु यानी कि लिगामेंट ऊतक एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए और व्याख्या को आप ध्यान से पढ़ते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, दांतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए 3, 4, 5 या 2। पीजीटी परीक्षा 2009 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि दांतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दांतों को यहाँ पर निम्नलिखित में से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। दांतों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें छेदक या कृंतक जो काटने का दांत है यानी कि काटने के काम आता है। वहीं यहाँ पर भेदक या रदनक जो फाड़ने के दांत होते हैं। अगर चवर्णक जो चबाने के दांत होते हैं और चवर्णक ये चबाने के दांत होते हैं, तो यहाँ पर इन्हें 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे आलसी व स्वस्थ, क्रियाशील व स्वस्थ, निष्क्रिय व स्वस्थ या आलसी व निष्क्रिय। टीजीटी परीक्षा 2006 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यह शरीर को बनाते हैं क्रियाशील व स्वस्थ। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे बुखार, कैंसर, अतिसार या टिटनस। टीजीटी परीक्षा 2006 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको बताना है कि धूम्रपान से किस रोग के बढ़ने की संभावना होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, कैंसर रोग के बढ़ने की संभावना रहती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। टीजीटी परीक्षा 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व है। ऑप्शन यहाँ पर दिए दैनिक सफाई, वार्षिक सफाई, साप्ताहिक सफाई या मासिक सफाई। टीजीटी परीक्षा 2006 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये बताना है कि घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो घर की सफाई में सर्वाधिक महत्व होता है दैनिक सफाई का। यहाँ पर हमारा पहले ही ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, घनी बस्तियों में पेड़ पौधे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए छाया देते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं, या जमीन का सारा पानी सोख लेते हैं। पीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो घनी बस्तियों में पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से मेटालिन की मिलावट किस भोज्य पदार्थ में की जाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं सूजी, बेसन, दलिया या आटा। एलटी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से मेटालिन की मिलावट किस भोज्य पदार्थ में की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, बेसन में यहाँ पर इसकी मिलावट की जाती है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। बेसन में मेटालिन की मिलावट की जाती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मेटालिन येलो एज क्लास का एक डाई है। विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान में इसका उपयोग पीएच संकेतक के रूप में किया जाता है और पीएच 1.2 और 3.2 के बीच इसका लाल से पीले रंग में बदल जाता है। दाल में मेटालिन येलो रंग में मिलाया जाता है। इस रंग का औद्योगिक प्रयोग होता है तथा इसके खाने से कैंसर होने का खतरा होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर लगाते चलिए। जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है वह यहाँ पर बेसन। ये भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलिए और यहाँ से कई क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, एपिडेमिक ड्रोपसी नामक गंभीर रोग किस मिलावट तत्व के सेवन से होता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए सरसों का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल या आर्जिमोन का तेल।
LT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बताना है कि एपिडेमिक ड्रोप्सी नामक गंभीर रोग किस मिलावट तत्व के सेवन से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, आरजी मोन का तेल के यहाँ पर मिलावट से ये रोग हो जाता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, मिलावट किसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालने को, बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, या अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने को, या उपरोक्त सभी। यूपीटीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि मिलावट किसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, मिलावट उपरोक्त सभी, इन सभी को मिलावट कहते हैं। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। 1954 में भारतीय संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम मिलावट निरोधक अधिनियम है, जिसे PFA भी कहा जाता है। ये 1 जून 1955 को लागू किया गया। मिलावट के अंतर्गत यहाँ पर बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाना, भोजन से मूल्यवान तत्वों को निकालना और अधिक गुणवत्ता वाले पदार्थ के मूल्य के स्थान पर कम गुणवत्ता वाले सामान को बेचना, अर्थात ये सब मिलावट के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण, पीसे मिर्च में ईंट का चूर्ण मिलाना, काली मिर्च में पपीते का बीज मिलाना और दूध में पानी मिलाकर बेचना। ये यहाँ पर मिलावट के तत्व यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1 जून 1955 को ये लागू किया गया था। और ये अधिनियम यहाँ पर 1954 में भारतीय संसद के एक अधिनियम द्वारा पारित किया गया था, जिसे PFA भी कहा जाता है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन यहाँ से कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चले और इन आपको यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे इन्हें आपको नोट करते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर आपको अभिकथन और कारण दिए गए, इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। अभिकथन है, खाना बनाने, तैयार करने और बर्तन धोने के सही स्थानों के चयन से कार्य की लागत में कमी आती है। कारण यहाँ पर दिए गए, खाना बनाने, तैयार करने और बर्तन धोने के स्थान एक दूसरे के निकट होने से अधिक चलने फिरने और कार्य करने में लगने वाले समय में कमी आती है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए ए गलत है किंतु आर सही है। ऑप्शन 2 यहाँ पर दिया गया ए सही है किंतु आर गलत है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ए और आर दोनों यहाँ पर गलत है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ए और आर दोनों ही यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों ही यहाँ पर सही है, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40, जलने के पश्चात लिनन के तंतु की राख का रंग होता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए भूरा, लाल, काला या ग्रे। LT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आपको यहाँ पर बताना है कि जलने के पश्चात लिनन के तंतु की राख का रंग कैसा होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, यहाँ पर भूरा रंग होता है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। जलने के पश्चात लिनन के तंतु की राख का रंग भूरा होता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया, इसका रेशा लंबा, नुकीला, चिकना तथा यहाँ पर चमकदार होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया, इसकी लंबाई 10 से 40 होती है। यहाँ पर इसकी चमक रेशम के समान होती है। यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर देगा, ताप का अच्छा सुचालक होता है, इसके कारण जलने पर कागज जैसी गंध उत्पन्न होती है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इस पर कीड़े नहीं लगते हैं परंतु फफूंदी लग जाती है। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगाते हुए चलिए कि इस पर कीड़े नहीं लगते परंतु फफूंदी लग जाती है। गीली अवस्था में इसकी मजबूती 20% बढ़ जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगाते चलिए। यहाँ पर उत्तम श्रेणी के लिनन का रेशा नीले रंग के फूलों से प्राप्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन लगाते चलिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कई क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण बन रहे हैं। इसकी लंबाई भी यहाँ से पूछी जा सकती है, तो इसे भी आप यहाँ पर नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 41, लिनन तंतु खालिस्तान के तने से प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखे, हेम्प का पौधा, फ्लेक्स का पौधा, जूट का पौधा या कपास का पौधा। यूपीटीजीटी 2021 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि लिनन का तंतु किसके तने से प्राप्त होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, फ्लेक्स के पौधे से लिनन तंतु प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। लिनन के रेशे फ्लेक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। ये पौधा वार्षिक होता है। इसका वानस्पतिक नाम लिनन यहाँ पर यूसीटेटिसिमम है। लिनन की खेती मुख्यतः 2 उद्देश्यों से की जाती है। यहाँ पर पहला यहाँ पर दिया गया बीज प्राप्त करना और रेशे प्राप्त करना। तो ये इसकी खेती मुख्यतः 2 उद्देश्यों प्राप्त की जाती है। तो एक यहाँ पर बीज प्राप्त करना और यहाँ पर एक रेशे से प्राप्त करना। यहाँ पर पहला यहाँ पर देख लेते हैं, इनके बीज से
लिनसीड तेल, पेंट, वार्निश, पॉलिश और लिनोलियम, चिकने कपड़े आदि बनाए जाते हैं। वहीं यहाँ पर रेशे प्राप्त करना यहाँ पर दो भागों में से बांटा गया है। नीले फूल वाले लिनन उत्तम कोटि के लिनन होते हैं, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। वही सफ़ेद फूल वाले लिनन निम्न कोटि के लिनन होते हैं। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर के नीले फूल वाले लिनन किस कोटि के होते हैं, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा उत्तम कोटि के। अगर सफ़ेद यहाँ से पूछे तो ये होता है निम्न कोटि के। तो यहाँ से भी आपके यहाँ पर कई क्वेश्चन बन रहे हैं और इसका नाम भी यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट करते हैं चलिए। इसका वानस्पतिक नाम भी इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है फ्लेक्स के पौधे से लिनन का तंतु प्राप्त होता है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 42, मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? ऑप्शन यहाँ पर देंगे नाइलॉन रेशा, ऊनी रेशा, सिल्क रेशा या सूती रेशा। यूपीएलटी 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मेडुला ये ऊन की विशेषता है। यहाँ पर हमारा ऊनी रेशा यहाँ पर सही आंसर होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। मेडुला की उपस्थिति ऊनी रेशों की विशेषता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऊनी रेशों का अंतः परत मेडुला कहलाता है। यह गोलाकार होता है। इसके मध्य में एक खोखली नलिका होती है, परंतु सभी ऊनी रेशों में यह आवश्यक रूप से नहीं पाई जाती है। उत्तम श्रेणी के रेशों में यह अत्यंत कम विकसित अथवा अनुपस्थित रहते हैं। निम्न कोट श्रेणी के मोटे रेशों में यह परत सबसे ज्यादा विकसित रहता है। यह परत नमी सोखने एवं ऊनी रेशा की रंगाई में सहायता प्रदान करते हैं। तो इस व्याख्या को भी आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए। फ्रेंड्स, जो हम आपको व्याख्या कराते हुए चल रहे हैं, जो भी आपके यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं, इन्हें आप साथ साथ नोट करते हुए चलिए। आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलने वाली है आपके एग्जाम में। अगर आप लगातार हमारी क्लासेस देख रहे हो, जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट मिल रहे हैं, इन्हें आप साथ साथ नोट करते चल रहे हैं, तो आपको एग्जाम के समय इन्हें आपको रिवाइज करना है और आपको काफ़ी हेल्प यहाँ से मिलेगी। तो आप इन्हें भी आप नोट करते चलिए और इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 43, भार प्रति इकाई, लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए धागा संख्या, धागे के घुमाव, धागे की दृढ़ता या धागे की एक समानता। टीजीटी परीक्षा 2013 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो भार प्रति इकाई, लंबाई प्रति इकाई भार इंगित करता है धागा संख्या। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 44, तिरछी लकीरें निम्नलिखित में से किस बुनाई की मुख्य विशेषता है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए ट्विल, डोबी, स्वाइलवेल या जेकोड। यूजीसी नेट एग्जाम 2011 और यूजीसी नेट एग्जाम 2006 में क्वेश्चन ये पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तिरछी लकीरें यहाँ पर निम्नलिखित में से ये ट्वेल बुनाई की मुख्य विशेषता है। यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। ट्विल बुनाई से निर्मित वस्त्र अन्य बुनाई की अपेक्षा अधिक टिकाऊ होता है। इस बुनाई से निर्मित वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियां दिखाई देती है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। इस बुनाई में बाने के धागे ताने के दो या दो से अधिक धागों के ऊपर निकालकर ताने के किसी एक धागे के नीचे से निकलता है और अंत तक इसी प्रकार से पूरी पंक्ति की बुनाई की जाती है। ट्विल बुनाई में एक लहर के समान धारियां दाईं से बाईं अथवा बाईं से दाईं ओर जाती दिखती है। इस प्रकार इस बुनाई विधि में तिरछी रेखाएं तानेदार अथवा बानेदार दोनों तरफ से लाई जा सकती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट व्याख्या लगाते हुए चलिए। जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वह यहाँ पर ट्विल बुनाई। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट लगाते चले, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 45, वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्त विधि है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए रोलर छपाई, स्क्रीन छपाई, ठप्पा छपाई या स्टेंसिल छपाई। यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि वस्त्रों पर नमूने छापने की सबसे प्राचीन हस्त विधि है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अगर हम यहाँ पर आयोग के द्वारा ऑप्शन की बात करें तो आयोग के द्वारा यहाँ पर रोलर छपाई आंसर यहाँ पर सही माना गया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठप्पा छपाई। ये सबसे प्राचीन विधि है। आयोग के अनुसार यहाँ पर रोलर छपाई माना गया है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के यहाँ पर द्वारा। रोलर छपाई यह ठप्पा छपाई का एक ही मशीनी रूप है। उभरे हुए नमूनेदार बेलनों द्वारा वस्त्रों पर नमूने छापने की विधि को रोलर छपाई कहा जाता है। ठप्पा छपाई वस्त्रों पर नमूने छापने की यह प्राचीन विधि हस्त विधि है। यह बहुत धीमी विधि है। सामान्यतः कम लंबाई वाले वस्त्रों पर ठप्पा की जाती है। स्क्रीन छपाई की इस विधि में एक विशेष प्रकार का फ्रेम
प्रयोग किया जाता है। ये फ्रेम आकार में सीमित होता है, जिससे वस्त्र का कुछ भाग ही छप पाता है। फ्रेम को वस्त्र के ऊपर रखकर छपाई की जाती है। एक स्थल छप जाने पर उसी फ्रेम को दूसरे स्थल पर रखकर छपाई करते हैं। स्टेंसिल छपाई। छपाई की यह विधि जापान में विकसित हुई। स्क्रीन छपाई स्टेंसिल छपाई का ही सुथरा हुआ या रूपांतरित रूप है। नोट, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इंपोर्टेंट लगाते चलिए। इसका उत्तर आयोग के द्वारा रोलर छपाई माना गया है, परंतु वस्त्रों पर नमूने छापने की जो सबसे यहाँ पर प्राचीन विधि है यहाँ पर ठप्पा छपाई। अब आयोग के द्वारा यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन अगली बार एग्जाम में आता है तो आयोग के द्वारा क्या ऑप्शन उठाया जाता है, ये तो उन्हीं के ऊपर यहाँ पर बात रहेगी। यहाँ पर आयोग के द्वारा रोलर छपाई माना गया, लेकिन अगर सबसे प्राचीन यहाँ पर विधि माने तो ठप्पा छपाई यहाँ पर आंसर होगा। तो इस व्याख्या को आप इंपोर्टेंट लगाते चलिए। और यहाँ पर रोलर छपाई, ठप्पा छपाई और स्क्रीन छपाई और स्टेंसिल छपाई के बारे में यहाँ पर सभी आपको पॉइंटों को नोट करते हुए चलना है। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 46, हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफेद रंग मिलाना यहाँ पर खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, मान छाया, मान विरोधाभास, टिंट या छाया। पीजीटी 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफेद रंग मिलाना टिंट कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। हल्के मान बनाने के लिए रंग में सफेद रंग मिलाना टिंट कहलाता है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। वह वैल्यू जो कि सामान्य रंग से हल्की है टिंट कहलाती है, और जो गहरी होती है शेड कहलाती है। रंग को यदि सफेद पृष्ठभूमि में रखा जाए तो गहरे दिखाई देते हैं, जबकि काली पृष्ठभूमि में हल्के। यदि रंग स्वयं की वैल्यू वाली पृष्ठभूमि में रखे जाए तो वह मिश्रित हो जाते हैं और मंद व अस्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इस व्याख्या को आप इंपॉर्टेंट लगाते हुए चलिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर है टिंट। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 47, वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन यहाँ पर दे अपकेंद्रण, विसरण, अपोहन या उत्क्रम प्रसारण। टीजीटी परीक्षा 2010 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको बताना है कि वॉशिंग मशीन कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। वॉशिंग मशीन जो कार्य सिद्धांत हुई वो है अपकेंद्रीय बल। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 48, प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है। ऑप्शन यहाँ पर देगा ध्यान आकर्षण, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दे इच्छा, तीसरा ऑप्शन संतुष्टि और चौथा ऑप्शन रुचि। टीजीटी परीक्षा 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रसार शिक्षा का प्रथम चरण है ध्यान आकर्षण करना। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और। शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना खालिस्तान का आधारभूत दर्शन है। ऑप्शन यहाँ पर देखें इतिहास, शिक्षण, शिक्षा या विस्तारण कार्य। पीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो शिक्षित करके व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलना ये विस्तारण कार्य का आधारभूत दर्शन है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर और इसके बाद हम आपसे अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे लेडी इरविन कॉलेज, मानव भारती कॉलेज, लाला लाजपत राय कॉलेज या हिंदू कॉलेज। टीजीटी परीक्षा 2005 में क्वेश्चन ये पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगाते चलिए, क्योंकि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज यहाँ पर लेडी इरविन कॉलेज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हमारा पहले ऑप्शन सही है। आइए देख लेते हैं महत्वपूर्ण व्याख्या के साथ में। गृह विज्ञान, जिसे कभी कभी घरेलू विज्ञान या घरेलू शिल्प या घरेलू अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता है, को ब्रिटिश काल के दौरान कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों में प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम 1932 में गृह विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा देने के लिए दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई। तो ये कब स्थापना की गई थी? 1932 में की गई थी। तो यहाँ पर पहले घरेलू विज्ञान भी से कहा गया है और घरेलू शिल्प या घरेलू अर्थशास्त्र के रूप में भी से जाना जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1932 में हुई और पहले एक दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज के नाम से स्थापित किया गया। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इन्हें भी आप इंपोर्टेंट लगाते हुए चलिए। आगे बढ़ जाते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, कोट्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देंगे सूती तथा ऊनी, कपास तथा धागा, केवल ऊन या कच्चा ऊन। टीजीटी परीक्षा 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। बस आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।
और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही क्लास के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।